हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपका विशेष सहयोग कर रही होगी और इस ज्ञान से जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं उससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लेने वाले हैं, जिसे शॉर्ट में सीवीसी कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे ये आया, क्यों ज़रूरी है, क्यों ये बॉडी बनी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी इज़ अ मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी आपके करप्शन वगैरह चीज़ें होती हैं ना, तो उसकी रोकथाम के लिए ये लाया गया। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1964 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर के आई। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, संतनाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। 1962 से 64 ये कमेटी ने काम किया था। ठीक है, संतनाम कमेटी बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसके तहत क्या आया था, सीबीआई के लिए भी रिकमेंडेशन इसी कमेटी ने किया था। ओके, thus originally the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body. Later in 2003 the parliament enacted a law conferring statutory status on the CVC. देखिए ओरिजिनली क्या था, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत आया था तो ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी था और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। ठीक है, लेकिन 2003 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, एक एक्ट बना दिया। ठीक है, तो फिर इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, यानी एक स्टैट्यूट बना दिया गया। ठीक है, इन 2004 द सीवीसी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज एन एजेंसी to receive and act on complaints or disclosure on any allegation of corruption or misuse of office from whistleblowers under the Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution PIDPI, which is popularly known as whistleblowers resolution। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि ये बेसिकली एजेंसी क्या है कि मान लीजिए कोई मैटर डिस्क्लोज कर देता है रिलेटिंग टू कोई करप्शन हुआ है, किसी बॉडी ने यानी कि किसी अथॉरिटी ने करप्शन किया, किसी पब्लिक सर्वेंट ने करप्शन किया है। ठीक है, तो सिस्टम में बहुत सारे विसल ब्लोवर्स होते हैं। विसल ब्लोवर्स का मतलब ये होता है कि वो सीटी बजा करके सिस्टम में जो खामियां आ रही होती हैं वो उनको उजागर करते हैं एक तरह से कि जैसे होता नहीं कि वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हैं रोड्स में तो वहाँ पे रहते हैं ना जो सीटी बजाते हैं, इधर से जाइए इधर जाइए, तो ट्रैफिक पुलिस जैसे करती है उसी तरह यहाँ पे इसका ले सकते हैं। ठीक है, ओके। द कमीशन इज आल्सो एम्पावर्ड एज द ओनली डेजिग्नेटेड एजेंसी टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंप्लेंट्स मेकिंग मोटिवेटेड और वेक्सेशियस कंप्लेंट्स। यानी कि जो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स होती है ना जो कि मतलब उनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता फिर भी कर दी जाती हैं। ठीक है, ये करप्शन के कंप्लेंट्स तो लेती है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई एक तरह से ईर्ष्यावश या किसी उसके मतलब होता है ना, बहुत सारी कंप्लेंट्स कर दी जाती है फंसाने के लिए, तो उसको भी देखती है कि इसके चार्जेस जिन्होंने लगाए हैं वो सही हैं कि नहीं है। ठीक है, द CVC कंसीव टू बी द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये एपेक्स बॉडी है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इस पर कंट्रोल नहीं चलता है। मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। ठीक है, हिंदी इसकी सतर्कता आयोग होता है ना। ठीक है, ओके। तो यही है मॉनिटरिंग करना वेरियस डिपार्टमेंट्स में, एजेंसीज़ में सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अथॉरिटीज़ को एकदम अंडर कंट्रोल रखना। ठीक है, इनका काम होता है, नज़र रखते हैं ये बहुत अच्छे से। द CVC कंपोजिशन जान लेते हैं। द CVC इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, तो एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और 2 अलग से और होते हैं विजिलेंस कमिश्नर होते हैं।
They are appointed by the president by the warrant under his seal, under his hand and seal on the recommendations of 3-member committee consist. तो देखिए ये विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 अलग जो और कमिश्नर होते हैं, ये कैसे अपॉइंट होते हैं? तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, एक कमेटी बनती है, तो उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उस कमेटी को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ये 3 लोग मिल करके कमेटी में होते हैं, ये 3 लोग रिकमेंड कर देते हैं जिसको, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं। ओके, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और until they attain the age of 65 years। यानी इनका कार्यकाल कितने 4 साल के लिए होता है या अधिकतम 65 वर्ष तक हो सकता है, जो भी पहले हो जाएगा उस हिसाब से होगा, ठीक है, whichever is earlier। After their tenure they are not eligible for further employment under the central or the state government। यानी कि इनका जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो इनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं उनमें जान लेते हैं कि कब कब प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, यानी इनको हटा सकते हैं, ठीक है। लगभग वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इफ़ ही इज़ जज्ड एज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए हैं। इफ़ ही हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स अ मॉरल टर्पिट्यूड। कल भी इसे मैंने समझाया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ उनके ऊपर चार्जेस लग गए हैं या वो कन्विक्ट हो गए हैं किसी केस में जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड का विषय आ जाता है, यानी मॉरली कुछ उन्होंने अनएथिकल काम कुछ कर दिया है। इफ़ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस। यानी कि ये पद संभालते हुए भी कोई और पद वो ले रखे हैं जिसमें पेड एम्प्लॉयमेंट थी, तो भी इनको हटाया जा सकता है। इफ़ ही इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस, यानी अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं तो भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। बाय रीज़न ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ये तो जानते ही है ना, माइंड में कुछ कमी आ गई है, कोई इन्फॉर्मिटी बॉडी में आ गई है तो कर सकते हैं। इफ़ ही हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली टू हिज, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा इन्होंने कोई फाइनेंशियल पोजीशन होल्ड कर ली है जो कि इस जो ये CVC यानी कि कमिश्नर बनने के लिए वो एक तरह से उनके फंक्शंस को प्रभावित कर सकता है, तो भी हटाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे उन्होंने फाइनेंशियल कुछ गेन कहीं से कर लिया है जो कि पद पे रहते हुए एक तरह से वो अच्छा काम नहीं था, वो एक तरह से प्रोहिबिटेड था, ऐसा कुछ कर लिया है तो भी हो जाता है, ठीक है। इन एडिशन टू दीज द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि हाउएवर इन दिस केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंक्वायरी करता है, ठीक है। इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड्स द कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइजेस सो द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूफ हो गया है और ये इनकी चार्जेस सही है, तो प्रेसिडेंट को बोल देते हैं और फिर वो हटा देते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका रिमूवल होता है। ओके फाइन, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ही इज़ डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर कब कब हो सकता है? इफ़ ही इज़ कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि किसी और कॉन्ट्रैक्ट में लिप्त हो गए हैं, ठीक है ना, उससे मॉनेटरी गेन कर रहे हैं। दूसरा है पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन और इन एनी बेनिफिट और emolument arising therefrom otherwise than as the member and in common with the other members of an incorporated company। यानी किसी कंपनी में मान लीजिए कोई मटेरियल गेन इन्होंने कर लिया है, ठीक है, कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते उससे आप कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन कर रहे हैं, तो ये सब जो बिहेवियर होता है इसको मिसबिहेवियर ही कहा जाता है, ठीक है। ओके फाइन, किसी कंपनी में इस पद पे रहते हुए भी किसी कंपनी से कुछ इन्होंने गेन कर लिया है, ये सारी चीज़ें। ओके फाइन, the salary and allowances and other conditions of service of Central Vigilance Commissioner are similar to those of the chairman of UPSC and that of the Vigilance Commissioner are similar to those of members of UPSC। यानी UPSC के जो members का और उनके जो chairman का जो भी सारा salary allowances होता है वही इनको मिलता है, ठीक है। But they cannot be varied to his disadvantage after his appointment, यानी कि जब तक ये पद पे रह रहे हैं तो इनके अपॉइंटमेंट पे इनको मिल जाता है अपॉइंटमेंट,
उसके बाद इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेज हैं वो कम नहीं किया जा सकता है जब तक वो पद पर हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जान लेते हैं। द CVC हैज़ इट्स ओन सेक्रेटरीट, यानी इनका अपना एक सचिवालय होता है। ठीक है, ओके फाइन। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग यानी CTE एंड अ विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज यानी CDI। ठीक है, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, सेक्रेटरीट में तो सेक्रेटरीट कंसिस्ट ऑफ द सेक्रेटरी, जिसमें सचिव होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं, अंडर सेक्रेटरीज एंड ऑफिस का स्टाफ होता है। ठीक है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग में क्या क्या है? द चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन constitutes the technical wing of the CVC. It consists of chief engineers designated as chief technical examiners and supporting engineering staff. तो द मेन फंक्शंस क्या क्या इनको फंक्शन असाइन किया गया? तो इनके पास देखिए चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग होती है, उसमें क्या होता है? तो इसमें कौन कौन होते हैं? तो चीफ इंजीनियर्स होते हैं जिन्हें चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स कहा जाता है। ठीक है, और सपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्टाफ भी इनके पास होता है। इनके फंक्शंस जान लेते हैं क्या क्या हैं। तो टेक्निकल ऑडिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ विजिलेंस एंगल, यानी कि एक टेक्निकल ऑडिट होता है, एक मतलब इनकी नज़र में सब चीज़ें रहती हैं कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो सारा देखते रहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जो सारी जो कंप्लेंट्स आई हैं, कुछ हुआ है ऐसा, कुछ गड़बड़ कर तो नहीं रहे, ये सारा चीज़। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस टू द CBI इन देयर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स एंड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन दिल्ली, यानी कि एक तरह से CBI को भी असिस्ट करते हैं, उनको एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंस यानी कि एक तरह से असिस्टेंस उनको देते हैं। ठीक है, ताकि वो उनका स्मूथ वर्किंग हो सके और इवैल्यूएट कर सके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। टेंडरिंग ऑफ एडवाइस असिस्टेंस टू द CVC एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन विजिलेंस केस एंड इन्वॉल्विंग टेक्निकल, कोई टेक्निकल मैटर आ गया है तो ये एक तरह से एडवाइस भी देते हैं। ओके, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, द CDI functions as inquiry officers to conduct oral inquiries in departmental proceedings initiated against public servants। आपको सभी को पता है डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होते हैं बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट। तो एक तरह से ये जो बॉडी है कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का मतलब ये कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी उसमें ये लोग होते हैं, ये लोग फंक्शन करते हैं। और कोई भी केस आता है, मान लीजिए किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस आ गया या कुछ अदर केस भी आ गया, तो ये सब देखते हैं। ठीक है, ओके, इनके फंक्शन जान लेते हैं। CVC के क्या फंक्शन है? तो टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड ऑन अ reference made by the central government wherein it is alleged that a public servant being an employee of the central government or its authorities has committed an offence under the Prevention of Corruption Act 1988। यानी कि ये कोई भी मैटर ऐसा है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक क्राइम माना गया है, करप्शन उन्होंने कुछ ऐसा किया है या वेरियस जो उसमें लॉज दिए हैं उनके अंतर्गत हो सकती है इंक्वायरी, ये बॉडी करती है। टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड इनटू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी ऑफिशियल बिलोंगिंग टू द बिलो मेंशन कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स wherein it is alleged that he has committed an offence under the Prevention of Corruption Act 1988। तो members of all India services, ठीक है, ठीक है, और जो सर्विंग इन द यूनियन एंड ग्रुप A ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ग्रुप A सर्विसेज आपको पता है, ऑल इंडिया सर्विसेज पता है, इनकी जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं इनके अंतर्गत जो लोग कार्य करते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी ये सब कर सकती है ये बॉडी। ठीक है, स्पेसिफाइड लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच्ड होते हैं, उनके अगेंस्ट भी ये सब चीज़ें कर सकती है। टू एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट CBI इन सो फार एज इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। यानी कि जो CBI को जो पावर्स दी गई हैं,
ठीक है, उनके साथ एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, एक असिस्टेंस भी दे देते हैं, ठीक है, टू हेल्प, ठीक है, कि ताकि अच्छे से इनका पूरा काम हो सके। टू रिव्यू, टू गिव डायरेक्शंस टू द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट CBI फॉर द सुप्रिटेंडेंट सोआर, ठीक है, यही बताया कि मतलब अपना सुप्रिटेंडेंट मतलब एक तरह से कंट्रोल भी रखते हैं, कोई मान लीजिए केसेस हैं CBI को असिस्ट भी करते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं ताकि ईजी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो सके, ठीक है। टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, कह रहे कि एक तरह से जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो CBI के ऑफिसर्स होते हैं, मान लीजिए कोई करप्शन का उन्होंने ले रखा है केस, ठीक है, उसको देखते हैं कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइमली उसका चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक नज़र भी रखते हैं और उनके जो भी प्रोग्रेस होती है केस में वो सब देखते रहते हैं, ठीक है। टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द एप्लीकेशन पेंडिंग विद द competent authorities फॉर द सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी कि जो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं उन पे जो केस चलना है, जो अभियोजन चलना है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या प्रोग्रेस है, कितना केस कहाँ तक पहुँचा, ये सब भी ये नज़र रखते हैं। टू टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ ऑन सच मैटर्स एज आर रिफर्ड टू इट बाय देम, यानी कि एडवाइस कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि उनकी अथॉरिटीज़ को भी कर सकते हैं ऑन सच मैटर्स, जो भी इनके पास मैटर्स आए हैं, रिफ़र किए गए हैं, ठीक है, किसी भी इस तरह के केसेस जो करप्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज़, यानी कि मिनिस्ट्रीज़ में आप सभी को पता है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, उनमें सब अपना ये क्या करते हैं, एक तरह से सहयोग करते हैं कि एक नज़र रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। टू अंडरटेक और कॉज एन इंक्वायरी इनटू द complaints received under the public interest disclosure and protection of informers resolution and recommend appropriate action, यानी कि मान लीजिए कोई भी मैटर डिस्क्लोज हुआ है, ठीक है, तो उनमें इंक्वायरी करवाना, ठीक है, ठीक है, एक तरह से नज़र रखना सेवरल डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, क्या रेजोल्यूशन उसके प्रति लिया गया, कुछ एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब ये है कि सही से एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। The central government is required to consult the CVC in making rules and regulations governing the vigilance and disciplinary matters relating to the members of central services and all India services, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है CVC के साथ जब रूल बना रही होती है, रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन जब बनाती है, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। The Central Vigilance Commissioner is the chairperson and two Vigilance Commissioners along with secretaries, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Training and the Department of Revenue, Ministry of Finance are the members of the selection committees on whose recommendations the central government appoints the Director of Enforcement. Further, this committee in consultation with the Director of Enforcement recommends the officers for the appointment to the post above the level of Deputy Director of Enforcement, यानी कि देखिए CVC के जो चेयरपर्सन होते हैं ना और दो अदर विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, ठीक है, तो ये जो और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो उनके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू है, तो ये क्या होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमिटीज़ भी होते हैं और जिनकी रिकमेंडेशंस पे ये सब डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट ये सब लोग अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। फर्दर दिस कमिटी, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पोस्ट अबव द लेवल ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ये सारी बॉडीज़ इसमें काम करती हैं, रिकमेंड करती हैं कि इनको बनाइए, ठीक है, इस तरह से। The Central Vigilance Commission has been notified as a specific authority to receive information relating to suspicious transactions under the प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो PMLA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, 2002 का कानून है। तो मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही यही होता है कि इन्होंने इतने चैनल्स बना दिए हैं कि उसका सही सोर्स पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही होता है, ओके। तो एक तरह से ये स्पेसिफिक बॉडी है इस तरह के केसेस में, मतलब इस तरह के केसेस को लेने के लिए, जांच बैठाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी आपका जो PNB में हुआ था ना स्कैम बहुत बड़ा,
चौकसी वोकसी जो भागे हैं तो PMLA के अंदर ही बुक्ड हैं वो, ठीक है। ओके फाइन, फर्दर जान लेते हैं द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 अमेंडेड बोथ द CVC एक्ट एंड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड मेड द फॉलोइंग चेंजेस। तो लोकपाल और लोकायुक्त पता ही 2013 में आया, उसने अमेंड किया CVC एक्ट को, और इसका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को भी इन्होंने चेंज किया। इस तो क्या क्या चेंजेस हुए जान लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन अंडर द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन CBI शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो एक तरह से जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं ना, ठीक है, जो कि अंडर किसके आते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन CBI, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, रिकमेंडेशन किसकी होती है, CVC की होती है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ चेयरपर्सन एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर्स along with secretaries of Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training are the members of the selection committees on whose recommendations the central government appoints officers to the post of the level of SP and above in the CBI except the director of the CBI। डायरेक्टर ऑफ CBI को छोड़ करके बाकी ये जो पोस्टर्स हैं यानी कि उनके SP मतलब होने हैं, तो सेलेक्ट होने, तो यही सब बॉडीज़ सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। ओके, अगला जानते हैं। द कमीशन हैज़ बीन empowered to conduct preliminary inquiry into the complaints referred in Lokpal in respect of the officers and official groups A, B, C and D for which a directorate of inquiry for making preliminary inquiry is to be set up in the commission. The preliminary inquiry reports in such matters referred to Lokpal in respect of group N, A and B ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द लोकपाल बाय द कमीशन। यानी कि जैसे मान लीजिए जो आपकी ग्रुप A, B, C, D सर्विसेज होती हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अगेंस्ट मान लीजिए कोई एक्शन लेना है, तो इस कमीशन के पास पावर है कि वो एक प्राथमिक जांच बैठा सकती है, ठीक है। ओके फाइन, यही सब बता रहे हैं यहाँ पे। फर्दर लोकपाल भी बोल सकते हैं कि आप इनकी तरफ जांच बैठाइए, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कुछ घपला उपला किया है, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। ओके फाइन, जुरिस्डिक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी अधिकारिता क्या क्या इनको है। तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल, इनके ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन रहता है। ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ द स्केल 5th एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर, यानी PSUs में बहुत सारी रैंक्स आती हैं, तो स्केल 5th जो होता है उनके लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर जांच ये बैठा सकती। ऑफिसर्स इन ग्रेड D एंड अबव इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड SEDBI के, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E8 एंड अबव इन शेड्यूल A एंड B पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो चीफ इनके ऊपर भी जांच बैठा सकती है, एक्शन ले सकती। चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स on the board and other officers of E7 and above in the schedule C and D public sector undertakings में शेड्यूल वगैरह होंगे, कौन कौन ऑफिसर्स का डिफाइन किया होगा, तो उस हिसाब से इसमें दे रखा है। मैनेजर्स एंड अबव इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एंड अबव इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑफिसर्स ड्राइंग सैलरी ऑफ, ये पहले का दिया होगा 8700, तो बहुत ही कम सैलरी होती है, ठीक है, पर मंथ। Pre and above on the central government DA pattern as may be revised from time to time in societies and local authorities owned or controlled by the central government, ठीक है। वर्किंग जान लेते हैं। CVC conducts its proceeding as its headquarter इनका न्यू दिल्ली में है। It is vested with the power to regulate its own procedure, इनका खुद का प्रोसीजर होता है, ठीक है। It has all the powers of the civil court, सिविल कोर्ट को जो पावर्स हैं वही इनको भी पावर्स हैं, ठीक है। इनका जो प्रोसीडिंग होता है वो जुडिशियल कैरेक्टर का होता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जैसे जुडिशरी वर्क करती है उस तरह ही ये काम करते हैं। इट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज सो एज टू इनेबल टू इट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क इन देम, यानी करप्शन से रिलेटेड केसेस भी जानते ही हैं, देखते ही हैं, सब जाँच वाँच करते ही रहते हैं, ठीक है। तो कोई इन्फॉर्मेशन भी मांगनी है तो ये मांग सकते हैं अथॉरिटीज़ के थ्रू, ठीक है, कि आप दीजिए हमें। द CVC ऑन रिसिट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरीज undertaking by any agency or a reference made by it advises the central government or authorities to further course of action, यानी कि ये रिपोर्ट तो मांग लेती हैं और ये पाती हैं कि कुछ घपला कुछ ये सब कुछ ऑफिसर्स कुछ कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड कर सकती है अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ओके फाइन, द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज शैल कंसीडर द एडवाइस ऑफ द CVC
and take appropriate action. However, where the central government or any of its authority does not agree with the advice of the CVs, it shall continue the reasons, it shall communicate the reasons. Okay, यानी कि कभी मान लीजिए रिकमेंड कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो इनको रीजंस बताने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं. ओके फाइन. और रिकॉर्डेड इन राइटिंग में देना होता है टू द CVC. द CVC हैज़ टू प्रेजेंट एनुअली टू द प्रेसिडेंट अ रिपोर्ट फॉर यानी अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं एनुअली हर साल प्रेसिडेंट को, क्या क्या इनका क्या क्या हुआ, क्या अपनी परफॉर्मेंस के बारे में. ठीक है. द प्रेसिडेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि प्रेसिडेंट फिर ये रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश करते हैं. ओके. Vigilance units in the ministries. So all ministries, departments in the union government have a chief vigilance officer who heads the vigilance division of the organization concerned, assisting and advising the secretary or head office in all matters pertaining to vigilance. He also provides a link between his organization and the central vigilance on the vigilance commission on the one hand and his organization and the central bureau of investigation on the other. यानी कि एक तरह से ये वो बना के रखते हैं, एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं कि CBI से भी एसोसिएटेड रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बताते ही रहते हैं क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है. ठीक है. कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं. कलेक्टिंग इंटेलिजेंस अबाउट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि कोई ये मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं. इन्वेस्टिगेटिंग वेरीफिएबल एलिगेशंस रिपोर्टेड टू हिम. यानी कि उनको क्या जो मैंने इन्फॉर्मेशन सीख की है, जो इनको डेटा मिला है किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट कुछ मिला है, उसको वेरीफाई करते हैं ना. ठीक है. जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं. ठीक है. प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देते हैं. ठीक है. फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसर्न. ठीक है. रेफरिंग मैटर्स टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर एडवाइस वेर एवर नेसेसरी. यानी कि बहुत सारे मैटर्स में ये मिनिस्ट्री के साथ कनेक्टेड तो रहते ही हैं, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या कुछ हो रहा है ये सब जानकारी रखते ही हैं. ठीक है. विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का है, वो थोड़ा सा जान लेते हैं. साइलेंट फीचर्स थोड़े से जान लेते हैं. आई होप ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको जाननी चाहिए, तो वो ज़रूरी हो जाती हैं फिर. The Act provides a mechanism for protecting the identity of the whistleblowers, a term given to the people who expose corruption. यानी जो करप्शन को एक्सपोज करते हैं उन्हीं को विसल ब्लोअर्स कहा जाता है. तो इनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, गुप्त रखा जाता है. ठीक है. ओके फाइन. पीपल हु एक्सपोज करप्शन इन गवर्नमेंट और इरेगुलरिटीज बाय द पब्लिक फंक्शनरीज कैन नाउ बी फ्री ऑफ एनी फियर और विक्टिमाइजेशन. ठीक है. द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम टू encourage people to disclose information about corruption और विलफुल मिसयूज़ ऑफ पावर बाय द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज. मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी निकाल सकते हैं, एक तरह सीटी बजा सकते हैं, विसल कर सकते हैं. ठीक है. ये एक्ट एक तरह से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले कि ऐसे से जो कुछ भी घपला हो रहा है, कुछ भी मिनिस्ट्री में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें. ठीक है. एज पर द एक्ट अ पर्सन कैन मेक अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर. ठीक है. ऑन करप्शन बिफोर अ कम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ही अपना रख सकते हैं, विच इज़ एज प्रेजेंट द विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन अपॉइंट एनी अदर बॉडी ऑल्सो फॉर रिसीविंग सच कंप्लेंट्स अबाउट करप्शन. ठीक है. गवर्नमेंट एक अदर बॉडी भी बना सकती है इस तरह के कंप्लेंट्स लेने के लिए, यही सब बता रहे हैं. ठीक है. द एक्ट हाउएवर लेज डाउन पनिशमेंट ऑफ अप टू 2 years in prison and a fine of up to 30,000 फॉर फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट. यानी कोई द्वेष के मतलब उसमें कंप्लेंट में कोई सब्सटेंस नहीं है. ठीक है. सिर्फ द्वेष के मतलब कुछ कि इनके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, इसके वजह से सिविल फ्रिवलेस कंप्लेंट डाल दी. यानी कि उसमें कोई कंप्लेंट में कोई दम नहीं है, सिर्फ ईर्ष्या से डाल दी, तो भी उसको चेक करता है कि सही जेन्युइन कंप्लेंट है कि नहीं है. ठीक है. तो उसके लिए 30,000 का फ़ाइन भी लगाया गया अगर कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट कर देता है. ठीक है. ऐसे नहीं है कि किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन आप लगा देंगे. ओके. द एक्ट सेज दैट एवरी डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन गुड फेथ. गुड फेथ में होना चाहिए डिस्क्लोजर. एंड शैल प्रोवाइड अ पर्सनल डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ही रीजनेबली बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय हिम एंड द एलिगेशन कंटेन्ड देयरिन इज सब्सटेंशियली ट्रू. यानी कि उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, सच होना चाहिए कंप्लेंट में. ये नहीं कि ऐसे ही कोई भी कंप्लेंट डाल दी,
उसके लिए फिर फ़ाइन का भी प्रोविज़न है, 30,000 तक का फ़ाइन पड़ सकता है आपको। ओके, और 2 साल की तक की सज़ा भी हो सकती है। डिस्क्लोजर्स कैन बी मेड इन राइटिंग और बाय ईमेल मैसेज, ठीक है, राइटिंग में भी दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसीजर है प्रिस्क्राइब और पर्टिकुलर्स भी उसमें दिए हुए हैं, कैसे कैसे आपको कंप्लेन करनी है, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं वो फॉर्ज्ड नहीं होने चाहिए, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि कुछ फॉर्ज करके कर दिया हो, ठीक है। हाउएवर नो एक्शन शैल बी टेकन ऑन द डिस्क्लोजर if it does not indicate the identity of the complainant or public authority, or if the identity of the complainant or public servant is found to be incorrect, ठीक है। the act is not applicable to the special protection group। ये एक्ट जो होता है विसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का 2014 का, तो ये किन पे नहीं होता है, तो किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, SPG ग्रुप पे नहीं होता है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के ऊपर नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने CV से अच्छे से समझ लिया होगा, सारी क्वेरीज आपकी शांत हो गई होंगी, सब कुछ समझा दिया गया है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।